नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। दरभंगा जिले में बाढ़ का पानी धीरे धीरे शहरी इलाकों में अब प्रवेश कर रहा है और लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। बाढ़ का पानी दरभंगा के आधुनिक बस स्टैंड में घुस चुका है। बस स्टैंड में घुटने भर पानी है और बस स्टैंड की सभी दुकानें पानी में डूब रही हैं। बस स्टैंड का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता विपिन कुमार। हम अभी दरभंगा के बस स्टैंड में हैं और ये बस स्टैंड अति आधुनिक सुविधा युक्त बस स्टैंड है, लेकिन इस बस स्टैंड की सुविधा अब क्या स्थिति में है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पे बाढ़ का पानी पूरा जो है अपना कब्जा जमा लिया है। आप देखिए हमारे पीछे आपको बस दिख रहे होंगे, उस बस का पूरा चक्का जो है वो पानी में डूब चुका है और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी इस बस स्टैंड में आपको सिर्फ पानी ही पानी नज़र आएगी। ये पानी बाढ़ का पानी है और नदी से निकलकर ये बस स्टैंड पर अपना कब्जा जमा लिया है। तो बाढ़ का कहर अब दरभंगा में धीरे धीरे शहरी इलाकों में भी फैलने लगा है और उसी का ये कारण है कि हमको ये लगता है कि पहली बार ये स्थिति बस स्टैंड में देखने को नज़र आ रही है। हमारे साथ यहाँ के कुछ बस स्टैंड में दुकान लगाने वाले, कुछ काम करने वाले यहाँ के लोग हैं। कब पानी आया इन्हीं से जानते हैं, कब आया ये बाढ़ का पानी? सर पानी जो सो कल जो सो परसों रात में सर थोड़ा सा आया सर, ठीक। और बाद कल जो है सो 3 बजते पूरा पानी भर गया सर बस स्टैंड में। और हम लोग सर जैसे दुकान पानी माजा बेचते हैं सर, ठेला लगाते हैं सर। हम लोग तो सर बेरोजगार हो गए हैं। अब आज से हम लोग क्या करेंगे, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे सर? ये बताया गया था कि आधुनिक बस स्टैंड है शहर, चूँकि वहाँ कैदाबाद से जब यहाँ लाया गया तो लगता है कि बहुत नीचे है, इसी कारण आया पानी। जी सर, ये नामे के लिए रह गया था। हम भी सर सुने थे जब बन रहा था, तो हम भी सुने थे सर बिहार का जो सो नंबर 1 बस स्टैंड यहाँ बन रहा है सर। बनने के बाद सर यह स्थिति देखने के बाद सर पब्लिक भी जान गया सर। ये बस स्टैंड में जो सुनने में आया 7 करोड़ रुपया लागत लगा था सर बस स्टैंड में। 7 करोड़ रुपया लागत का बस स्टैंड आप भी सर नजर आप देख रहे हैं सर। वो बस स्टैंड से भी खत्म हो गया सर ये बस स्टैंड। तो समस्या बहुत है, चूँकि जो बस है वो NH के बगल में लगता है और यहाँ जो बस के जो स्टाफ है वो बता रहे हैं कि वहाँ पुलिस के द्वारा इन्हें भगाया जा रहा है। तो फिर ये बस का संचालन कहाँ से करें, क्या दिक्कत होता है? सर स्टैंड के अंदर में पानी भरा हुआ, गाड़ी लगेगी कहाँ? बाहर मेन रोड पे लगाते हैं तो थाना प्रभारी कहता है खाली सटका से मार रहा है, स्टाफ को वहाँ से भगा रहा है। मजबूरी में पानी में आके खड़ा हो गए, क्या करेंगे? थाना प्रभारी से तो मार। यात्री आ पा रहा है यहाँ बाढ़ पानी में? जी नहीं सर, ना यहाँ रहने की सुविधा है पैसेंजर के लिए, न बैठने की सुविधा है। यात्री गाड़ी में बारिश होता है तो गाड़ी में घुस के यात्री। अभी क्या स्थिति है पानी? देख रहे हैं सर कितना पानी में खड़ा है, गाड़ी भी पानी में लगा हुआ है। बाहर लगाओ तो थाना प्रभारी को मार रहा है, वहाँ पर कहता साला गाड़ी हटाओ यहाँ से। स्थिति बहुत भयावह है, पूरी तरह से बस स्टैंड जो है डूब चुका है। पानी लगातार बढ़ रहा है जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी और भी पानी जो है यहाँ पे आएगा बाढ़ का। तो देखना यह है कि शहरी इलाके में भी पानी धीरे धीरे फैल रहा है, तो आगे बाढ़ की क्या स्थिति रहती है। विपिन कुमार, न्यूज 18 दरभंगा। मुजफ्फरपुर के मीनापुर में आई बाढ़ ने हजारों परिवारों को बेघर कर दिया है। मधुबन कांटी गांव में बूढ़ी गंडक तबाही मचा रही है। इस गांव में करीब 700 परिवार रहते हैं जिनके घरों में पानी घुसा हुआ है। मजबूरी में ये परिवार किसी तरह सड़कों पर गुजर बसर कर रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं नागेश्वरी देवी, जिनके पति मजदूर हैं और इनकी कोई संतान नहीं है। नागेश्वरी देवी इतनी मुफलिसी में हैं कि इनके लिए सड़क पर तंबू तक बनाना मुश्किल है। ऐसे में ये अपने पति के साथ किसी तरह खड़े ट्रक में गुजर बसर कर रही हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत इन्हें 2 गैस कनेक्शन मिले हैं और खाना इसी चूल्हे पर पक रहा है। यह ट्रक गांव के ही एक ग्रामीण का है जिस पर बालू की ढुलाई होती है, लेकिन बाढ़ की वजह से बालू का ढुलाई का काम बंद है। ऐसे में यह ट्रक इनका आशियाना बना हुआ है। ट्रक में पॉलिथीन की छतरी लगाकर नागेश्वरी देवी अपने पति, भतीजे और देवर के साथ रह रही हैं। पॉलिथीन की छतरी बारिश के वक्त धोखा दे जाती है और इससे बारिश में इन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुजफ्फरपुर से बाढ़ की विभीषिका के बीच हम आपको एक ट्रक दिखाना चाहते हैं, एक अद्भुत ट्रक। आप इस ट्रक को पहले देखिए। ये ट्रक आज ट्रक नहीं है बल्कि बाढ़ में उजरे एक परिवार का आशियाना है। आप देखिए इस ट्रक में कि यहाँ चूल्हा रखा है और यहाँ खाने पीने का सामान है और बगल में ये खाट है। और ये खाट यहाँ
एक महिला है नागेश्वरी देवी, इन्हीं का आशियाना है, ये इसमें रहती है। क्यों रहते हैं आप ट्रक में? दहा गया, भंस गया सब, वही है। न कोई देखे वाला न सुने वाला। गार्जियन है तो मजदूरा करता है, बहुत का सक्सेन है, साधन नहीं है खाना बनावे के लिए। ट्रक में कैसे रहते हैं? ट्रक में रहे छे, झपास मारे छे, कहियो कोना में रहे छे, वो पल्ली के बद्दी ना है, नहीं पनी ना रात भर माल मताए। माल मताए है तो कुट्टी पानी तर में रखे छे, माल मताए भीजत रहे छे। ट्रकवे में रहते हैं। हाँ, तो इसमें तो बारिश आते तो भीगता होगा। हाँ भीजै छे बहुत बहुत। पिछला साल भी यही में रहते। हाँ यही में रहे। क्यों ऐसा? दह गया तो चल रह गया। हाँ। पानी घर में साधन नहीं है, चूल्ही तो हाथ घर में इतना इतना पानी, तो साधन ना हो। की नाम है? नागेश्वरी देवी। क्या स्थिति है, कैसे इसमें रहता है? इसमें बहुत अति सर बारिश उरिश आता है तो भीज उज जाते हैं, सुतने के बहुत दिक्कत होता है रात में, एगो पलियो रहे तो सुतने एगो उतने के साधन रहे। दिक्कत होता है। बारिश अभी तक पन्नी उन्नी कुछ नहीं मिला है, खाने पीने का भी दिक्कत है, घर में पानी हो गया है बहुत सर, ये बहुत इतना इतना है, जाने में बहुत कितनी दिक्कत है। सुरक्षा दे पाता है ट्रक? देता है सर, बारिश उरिश आता है तो भी दिक्कत होता है। क्या नाम हुआ? विपिन कुमार नाम हुआ। ये विपिन जी हैं, ये महिला नागेश्वरी देवी। क्या सब दिक्कत है? दिक्कत है से यहाँ आती माल उल रखले भोजन पत्र बनावे छी, बड़ा दिक्कत से कोई उपाय ना, मेघ बुनी आए पर कोई उपाय ना आए तो कोई आदमी देखे नहीं लग। हाँ, न पल्ली मिलक, न मारे गौत मिलक, न आदमी गौत मिलक। हाँ, बहुत परेशानी, 17 में दहाए और 20 में दहाए। हाँ, समस्या बहुत गंभीर है, भर मनुष्य पानी है गांव में, घर क्या में। नाम हुआ? विष्णुदाम। तो देखिए, ये महादलित परिवार है और आज इन लोगों के लिए ये ट्रक नहीं बल्कि इनका आशियाना बन गया है। मुजफ्फरपुर की यह बाढ़ की विचित्र तस्वीर है। बाढ़ ने इन्हें उजाड़ दिया है तो ट्रक ने इन्हें आसरा दिया है। हालांकि तकलीफ़ है कि जब कभी बारिश होती है तो इसमें लगा हुआ पॉलीथीन भी इन्हें धोखा देता है, लेकिन फ़िलहाल इस उजड़े हुए परिवार के लिए ट्रक ही आशियाना है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। बेतिया के कई हिस्सों में सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। कई नदियों का जल स्तर बढ़ने लगा है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। इससे सबसे ज्यादा परेशानी भारत नेपाल सीमावर्ती इलाके में हो रही है। नरकटियागंज बेतिया पथ पर चनपटिया के पास सड़क पर पानी का तेज बहाव है, जिससे कभी भी आवागमन बाधित हो सकता है। बेतिया जिला मुख्यालय में भी लगातार हो रही बारिश से जल जमाव है और शहर के कई मोहल्लों के लोग परेशान हैं। पहुंचेगा कुछ नहीं। और अब आपको दिखाते हैं मधुबनी जिला मुख्यालय की तस्वीरें। यहां ज्यादातर कॉलोनियों में जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से पिछले कई हफ्तों से लोग जल कैदी बनकर रह गए हैं। घरों से बाहर निकलने के लिए कमर भर पानी से गुजरना यहां के रिहायशियों की नियति बन चुकी है। खासकर महिलाओं और बच्चों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। जिला समाहरणालय से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रहमतगंज मोहल्ले का जायजा लिया हमारे संवाददाता अमित रंजन ने। मधुबनी जिले में फिलहाल बाढ़ से लोगों को राहत मिली हुई है। अभी नदियों का जल स्तर सामान्य है, लेकिन यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने के चलते बारिश के कारण ही लोगों की परेशानी काफ़ी बढ़ गई है। ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों की बात तो दूर, जो शहर में जो जिला मुख्यालय है, जो जिला मुख्यालय मधुबनी में, यहाँ पे जो ये आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये अभी रहमतगंज एक जो कॉलोनी है ये जिला मुख्यालय में, वहाँ की ये तस्वीर है। यहाँ इस कॉलोनी में लगभग 700 की आबादी है और यहाँ पिछले 15 दिन से यहाँ लगभग लोग जो यहाँ के जो बासिंदे हैं घुटने भर पानी में, महिला पुरुष बुजुर्ग सभी किसी तरह से घर से निकलने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ इस इलाके में जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। पहले यहाँ जैसे मेन रोड जो सामने है वहाँ एक नाला हुआ करता था जहाँ से पानी निकलता था, लेकिन वहाँ वो नाला भी अब बंद कर दिया गया है। ऐसे में इस कॉलोनी के पीछे पश्चिम साइड रेलवे लाइन है और ये सामने पूरब की तरफ और दक्षिण की तरफ सड़क बन जाने के कारण ये पूरा इलाका घिर चुका है। ऐसे में थोड़ी भी बारिश होने पे इस इलाके में सड़कों पे और घरों के अंदर भी पानी घुस जाता है। यहाँ जो हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, ये जैसे क्या आप लोग मतलब कैसे घर से कैसे निकल पाते हैं? निकल नहीं पाते हैं, हम लोग का बच्चा भूख मरता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, किसको कहेंगे। यही लिए कोई किसी आता है खींच करके ले जाता है, कोई सुनता थोड़ी है।
आप ही लोग आए नहीं दे रहा ठीक है। नसीमा खातून। क्या मतलब ऐसे कब से है ये स्थिति? 1-1.5 महीना दिन से। हाँ 1 महीना। ये जैसे आप क्या नाम है? हाँ शकीला खातून। तो शकीला जी कैसे यहाँ पे मतलब हमेशा बारिश? हाँ बारिश में बहुत मुसीबत काटे छी हम सब, कहाँ जेबे? वही पानी में हेले छिए, डूबे छिए, बच्चा सब डूब गेल ग, बच्चा सबके बुरा हाल बनल है, सियान के बुरा हाल बनल है। ये यहाँ जो स्थानीय निवासी हैं इनका आक्रोश आप साफ देख सकते हैं। लगभग पिछले महीने भर से ये लोग यहाँ घुटने भर पानी में जीने को मजबूर हैं और कॉलोनी में जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण यहाँ ये स्थिति उत्पन्न हुई है। लोगों का कहना है कि यहाँ जिला मुख्यालय में आला अधिकारियों के पास भी और यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सांसद हों, विधायक हो, हर जगह इन लोगों ने गुहार लगाया, लेकिन यहाँ ये समस्या पिछले 3 साल से लगभग हर साल यहाँ बारिश में यही स्थिति रहती है। ऐसे में लोगों का यहाँ जीना मुहाल हो गया है। अमित रंजन, न्यूज 18 मधुबनी। छपरा में उत्पाद विभाग की हाजत और मालखाना पानी में डूब गया है। उत्पाद विभाग के सिपाही और कर्मचारी काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। गांधी चौक के पास स्थित उत्पाद विभाग की हाजत में बारिश के बाद से ही पानी घुसा हुआ है। ऐसी ही हालत में सिपाही और कर्मचारी काम करने के लिए मजबूर हैं। हालात का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता संतोष गुप्ता ने। लगातार हो रही बारिश के कारण छपरा के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, लेकिन सबसे अधिक परेशानी हो रही है यहाँ उत्पाद विभाग के दफ्तर के कार्यकर्ताओं को। जो पुलिसकर्मी है वो काफ़ी परेशान है। आप देख सकते हैं कि ये जो नज़ारा है ये उत्पाद विभाग के जो हाजत है वहाँ का है और ये पूरा पानी लगा हुआ है। आप अंदर में भी हम दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ समस्याएं हैं लोगों को। आप देख सकते हैं कि पूरा ये जो अंदर का इलाका है, कमरे है, हाजत है, ये तमाम जगह पानी भर चुका है। हम बात करते हैं यहाँ से। क्या नाम है आपका? संजय कुमार चौधरी। कृष्ण जी की क्या स्थिति है यहाँ पे, किस तरह से आप लोग काम करते हैं? पानी में हिर के पानी में हिर कहाँ कहाँ पानी लगा हुआ है? पूरा में पानी लगा हुआ। मैं बताना चाहूँ अंदर हाजत वगैरह सब में है, सब में पानी लगा हुआ है। तो दिक्कत क्या होती है? दिक्कत इसलिए होती है कि पानी में काम करना पड़ता है। पानी में काम करना पूरा सब गाड़ी भी ये गाड़ी सब भी एकदम बिल्कुल बर्बाद हो रहा है ना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मध्य निषेध सिपाही मंकेश्वर कुमार सिंह। मंकेश्वर जी बताइए कि किस तरह की समस्या यहाँ मतलब समस्या ही समस्या है। सर्वप्रथम आप देख रहे हैं कि पूरा जगह पानी से उत्प्लावित है और मालखाना में भी पूरा रखने का जगह नहीं है और सारे कार्टून वगैरह गल गए हैं। मतलब कोई उचित व्यवस्था नहीं है प्रशासन की तरफ से। हाँ जो और आप देख सकते हैं कितना परेशानी से गाड़ी खड़ा किया गया है। परिश्रम भी जिससे कराया जाएगा काफ़ी ही मतलब विकट स्थिति में करेगा। तो आप देख सकते हैं कितना हार्डशिप हम लोग फॉलो कर रहे हैं। दिक्कत है? हाँ दिक्कत है। माननीय प्रधान DM साहब को इस पर कुछ देखना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। क्या नाम है आपका? मंकेश्वर कुमार सिंह मध्य निषेध। लगातार यहाँ के जो सिपाही है, कांस्टेबल है, जो अधिकारी है, लगातार मांग कर रहे हैं कि इस व्यवस्था से इन्हें बाहर निकाला जाए ताकि ये लोग काम थोड़ा अच्छे माहौल में कर सके। लेकिन आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं तमाम गाड़ियाँ जो हैं ये सड़ रही है। यहाँ पे ये जब्त गाड़ियाँ हैं जो उत्पाद एक्ट के तहत में जब्त की गई है। इनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी इनके ऊपर है। अंदर में शराब रखा हुआ है, हाजत है, ये तमाम जगह जो है तैर रहे हैं कहीं ना कहीं। और ये तमाम लोग हैं जल कैदी की ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। जो लोग शराब तस्करी के मामले में लोगों को पकड़ते हैं, इनकी हालत अब जल कैदी जैसी हो गई है और ये लोग काफ़ी परेशान है और राहत की मांग कर रहे हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। औरंगाबाद में नल जल योजनाओं में बड़ी अनियमितता सामने आई है, जिसे लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। लोगों की शिकायत पर DM सौरभ जोरवाल के आदेश पर जिले में योजनाओं की जांच कराई गई थी। जांच में अधिकांश योजनाएं किसी न किसी कारण से बंद पाई गई थी, जिसके बाद योजनाओं को दुरुस्त करने का आदेश दिया गया। इसके बावजूद योजनाएं दुरुस्त नहीं हुई। नल जल योजना से ग्रामीणों को आज तक एक बूंद भी पानी नसीब नहीं हो सका है। गो प्रखंड के हमीद नगर में भ्रष्टाचार की जो तस्वीर सामने आई है वो कई सवाल खड़े कर रही है। पाइप जो बिछाया गया है जरा उसको देखा जाए, निरीक्षण किया जाए। और वार्ड सदस्य से जब कहते हैं कि पानी नहीं पहुंच रहा है तो कहता है कि हमरा तो काम चालू करने का है, आपका जल पहुंचे या न पहुंचे इसका जिम्मेवारी मैं नहीं हूँ। नल जल योजना में बड़ी अनियमितता हुई है। इस वार्ड के जितने भी टंकियों के बने हैं सब जो है से पैसा खा गया है। कोई कहीं नल
ऐसी ठीक नहीं है, कहीं पानी सप्लाई ठीक से नहीं हो रहा है, इसलिए लोग जमा है इसके विरोध में। और सूत्रों के हवाले से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। नासिर और इमरान को दिल्ली लेकर गई है एनआईए की टीम। सुबह एटीएस के डॉक्टर ने नासिर और इमरान की जांच की। जांच के बाद डॉक्टर ने दोनों को ट्रैवल की मंजूरी दी है और डॉक्टर की मंजूरी मिलने के बाद एनआईए की टीम दिल्ली लेकर गई है। नासिर और इमरान को लेकर एनआईए की टीम दिल्ली रवाना हो चुकी है। और पूरी जानकारी पटना एटीएस मुख्यालय के बाहर से दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। इमरान और नासिर को एनआईए की टीम अपने साथ एटीएस मुख्यालय से लेकर के दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। यहीं पे जो एटीएस मुख्यालय है आप देख रहे हैं, यहाँ पे 9 जुलाई से लगातार एनआईए की टीम इमरान और नासिर को रखी हुई थी। यहीं से पूछताछ जो है वो कर रही थी, लेकिन आज कई अहम खुलासे जो है जब नासिर की तरफ से किए गए, इमरान की तरफ से कई अहम बात बताई गई एटीएस को और एनआईए को, तब उसके बाद एनआईए ने यह निर्णय लिया कि अब इन दोनों को दिल्ली ले जाया जाए और वहां ले जाकर के मुख्यालय में पूछताछ की जाए और उन ठिकानों पर भी अपने साथ ले जाया जाए जहां के बारे में ये जानकारी दे रहे हैं। तो उसके बाद एनआईए के जो अधिकारी हैं उन्होंने एटीएस के डॉक्टर से संपर्क किया। एटीएस के डॉक्टर दोनों का जो है ट्रैवल करने को लेकर के जो स्वास्थ्य जांच होता है वो किया गया डॉक्टरों की तरफ से और उसके बाद जब डॉक्टर पूरे तौर पर फिट बताए कि ये दोनों जो है ट्रैवल कर सकते हैं, तब जाके एनआईए के अधिकारी अपने साथ पटना एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए लेकर के रवाना हो गए। अब दिल्ली मुख्यालय जो एनआईए का है वहाँ पे इन दोनों से एनआईए के अधिकारी पूछताछ करेंगे। पूछताछ के बाद इन ठिकानों पर भी लेकर के जाएंगे जिसके बारे में इनपुट इमरान और नासिर के तरफ से दिया जा रहा है। और एक बात ये भी बताते चले कि बड़ी जानकारी पूछताछ के दौरान नासिर ने दी है कि जो इकबाल काना लश्कर का हैंडलर है, आईएसआई के हैंडलर के तौर पर काम करता है, पाकिस्तान में बैठा हुआ है, वो रिश्ते में मौसेरा भाई लगता है। और यही नहीं 2012 से लेकर के अब तक 3 बार जो है वो नासिर पाकिस्तान जा चुका है। इकबाल काना से लगातार संपर्क में रह रहा था। बहरहाल अब देखना होगा कि एनआईए के जांच के दौरान आगे और कौन कौन से जो बात है वो सामने आती है और कौन से चेहरे हैं जो इस दरभंगा ब्लास्ट में शामिल हैं वो कब तक गिरफ्त में आते हैं। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और यूपी के लखनऊ में एटीएस ने आतंकी संगठन अलकायदा के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। आतंकवादियों के पास से विस्फोटक भी बरामद हुआ है जिसमें 2 प्रेशर कुकर बम और 1 अर्धनिर्मित टाइम बम शामिल है। बताया जा रहा है कि ये लोग 2-3 दिन में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। एटीएस ने पूरे इलाके की घेराबंदी की हुई है। जिस मकान से गिरफ्तारी हुई है वो मकान शाहिद उर्फ गुड्डू के नाम पर है, जबकि दूसरे का नाम वसीम बताया गया है। ये पूरा ऑपरेशन हो रहा है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि हमारे महज 10 कदम की दूरी पर कोई कमांडो जो है तैनात है। ये तस्वीर है, देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है कि हम बिल्कुल वहां पे मौजूद हैं। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर अब लोग जागरूक होने लगे हैं। वहीं वैक्सीन की कमी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए मुसीबत का कारण भी बनने लगी है। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड के लोकनाथ उच्च विद्यालय और बैजानी ग्राम पंचायत में कोरोना टीकाकरण अभियान चलाया गया। बैजानी पंचायत में वैक्सीनेशन काम की जानकारी मिलते ही वहां पर लोग उमड़ पड़े, लोगों की भीड़ लग गई और टीकाकरण के लिए टीकाकरण केंद्र पर ग्रामीणों की भीड़ जमा होने लगी। वैक्सीनेशन के नाम पर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा। लोग टीका लगाने पहुंचे तो थे, लेकिन अधिकांश लोग बिना मास्क के ही नजर आ रहे थे। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि पहले कुल 350 डोज आई थी, लेकिन भीड़ को देखते हुए फिर 50 डोज और बढ़ाई गई। कुल 400 लोगों का टीकाकरण किया गया। और आज सिर्फ 3 सेंटरों पर कोरोना वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। बिहार में 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है।
लेकिन इसमें लगातार बाधा भी आ रही है सामने। आज अगर बात करें राजधानी पटना की, तो आज केवल 3 सेंटरों पर ही कोरोना वैक्सीन दिया जा रहा है। ये तीनों सेंटर वैसे हैं जहां 24/7 यानी 24 घंटे वैक्सीन देने की व्यवस्था की गई है। फिलहाल यह तस्वीर पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की है, जहां पर लोगों के वैक्सीनेशन देने का काम जो है, वैक्सीन देने का काम चल रहा है। और इसके अलावा जो दूसरा सेंटर है वो है पाटलिपुत्र अशोका होटल, और तीसरा पाटलिपुत्र राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज। वहां पर भी तीनों जगह पर कोरोना वैक्सीन जो है वो फिलहाल दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, और इसमें बाधक ये है कि पिछले 4-5 दिनों से कोवैक्सीन जो वैक्सीन है वो नहीं आ पा रहा है। लिहाजा लोगों को परेशानी हो रही है, जिनको सेकेंड डोज लेना है खासकर उन्हें परेशानी हो रही है। और फिलहाल जो वैक्सीनेशन देने का काम है वो केवल आज इन्हीं 3 सेंटरों पर किया जाएगा। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का यह कहना है कि आज पटना के मैक्सिमम सेंटर पर सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। इसके अलावा जो हैंड्स है उनकी भी कमी है, लिहाजा आज वैक्सीनेशन का काम जो है वो रोक दिया गया है अधिकांश सेंटर्स पे। और केवल 3 सेंटरों पर ही आप देखिए तस्वीरों में, केवल 3 सेंटर, ये पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जो तस्वीर है इसमें 3 सेंटरों पर आज ये वैक्सीनेशन देने का काम चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री हों या फिर दूसरे अधिकारी हों, उनका दावा है कि अगले 4-5 दिनों में कोवैक्सीन बिहार में उपलब्ध हो जाएगा और फिर से पहले की तरह वैक्सीनेशन देने का काम किया जाएगा। हालांकि जब जब वैक्सीन उपलब्ध रहा है तब तक जिला प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग लगातार पहल करता रहा है और लोगों को वैक्सीन देने का काम लगातार जारी है। वैक्सीन की अनुपलब्धता जो है इसमें बाधक बन रही है, और यही कारण है कि जो टारगेट है उसमें थोड़ी शिथिलता आ जाती है बीच बीच में। और फिलहाल पटना में आज कोवैक्सीन फिर से उपलब्ध नहीं है। कोविशील्ड जो है वो जरूर उपलब्ध है, इसलिए आज केवल 3 सेंटरों पर यही वैक्सीन जो है लोगों को दिए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। संजीवनी की 5 गाड़ियां देश के उन 5 जिलों का सफर तय कर रही हैं जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की मुहिम संजीवनी खुराक जिंदगी के तहत देश भर में कोविड-19 को लेकर एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। संजीवनी की गाड़ी गांव-गांव पहुंच रही है और हमारी टीम जमीनी स्तर पर लोगों के साथ जुड़कर उन्हें टीकाकरण की अहमियत और फायदों के बारे में बता रही है। आइए देखते हैं कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ क्षेत्र से दूरदराज गांव की ये रिपोर्ट, जहां एक छोटी सी कोशिश कई लोगों की खुशियां बन गई। जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा जरा, टीका लगा जरा, टीका 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 टीका। दूर दराज के इलाकों में लोगों में वैक्सीन के बारे में जानने की ललक इतनी है कि मूसलाधार बारिश भी ग्रामीणों को रोक नहीं पाई। कोरोना वायरस की पहली लहर में कोकड़ा में एक भी संक्रमित नहीं था, लेकिन दूसरी लहर में यहाँ कोरोना संक्रमितों की संख्या 126 हो गई, जिनमें से 2 लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी। It's the only way to stop the spread of coronavirus by taking vaccine at the earliest possible. संजीवनी मुहिम ने ठाना कि ये मुहिम दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाई जाएगी और हर आवाज को सुना जाएगा। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक बाबू ने कोरोना की वजह से अपनी पत्नी को खो दिया, लेकिन वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं कि इसके लिए कोरोना वायरस जिम्मेदार है। सिर्फ इतना ही नहीं, बाबू टीका भी नहीं लगवाना चाहते। सर ಇದು ಸರಿ ಜಿನ್ನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲದ ಯಾರಾದರೂ ಸೌಖ್ಯ ಇತ್ತ ಮುರಾಣಿ ಊಟ ಅದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತಿರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡತೆ। संजीवनी की टीम ने उन्हें समझाया कि किस तरह टीकाकरण उन्हें इस महामारी से सुरक्षित रखेगा। Now he is ready to take vaccine. He was understood like why that vaccine is very important. Oh, that is what we tried him. Oh, that's wonderful news. Can you just ask and check with him? Yeah, sir. ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ದೇತಂದ್ರೆ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಾರೆ? ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಕಲ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ 2 ತಿಂಗಳ ಅವಡು ಜನ ಬುಕ್ ದೇತನ್ ಬಂದ ಎಂಚೋದು ಅಂಕಲ್ ಕೊಕ್ಕಡದ ಗ್ರಾಮಡೆ ದೇತನ್ ಬಾಕಿ ಫಿದೈ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಫಿಜಿ ಅಂತ। यकीनन अपनेपन का एहसास वैक्सीन को लेकर पनप रहे डर को मिटाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है।
खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।